ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अनिल बोंडे ने स्वागत किया है। बोंडे ने कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार ने 2.5 साल तक ओबीसी को केवल गुमराह किया है, लेकिन शिंदे और फडणवीस की सरकार ने वकीलों से मिलने की पहल की और वकीलों को इस मुद्दे को कैसे पेश किया जाए और राजनीतिक वर्ग से ओबीसी का आरक्षण कैसे प्राप्त किया जाए इस बारे में विचार विमर्श किया, जिसके बाद सरकार को सफलता मिली। याला म्हणतात दमदार सरकार। 2.5 वर्षापासून टाइमपास करत होते, ओबीसींना फसवत होते। म्हणजे छगन भुजबळ असो किंवा नाना पटोले असो किंवा वडेट्टीवार असो, त्यांनाही असं वाटत नव्हतं की आपलं आरक्षण मिळू शकेल का म्हणून। कारण खरं जर पाहिलं तर धनावर बसलेले नागोबा असतात, तसे काही राष्ट्रवादीचे लोक ओबीसी आरक्षणावर बसलेले होते, त्यांना होऊच द्यायचं नव्हतं। आणि त्याच्यामुळं ओबीसी वर्गाच्यासाठी काहीच करायचं नाही, ओबीसी आरक्षणसुद्धा द्यायचं नाही, हा एकमेव अजेंडा त्यांचा होता। शिंदे फडणवीसाचं सरकार आल्याबरोबर स्वतः मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री वकिलांची भेट घेतात, कसं मांडायचं याबद्दल सांगतात आणि बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारतात आणि ओबीसी आरक्षण सुप्रीम कोर्ट देतं। ही ओबीसींसाठी सर्वात मोठा विजय आहे आणि म्हणून मी अभिनंदन करतो मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांचं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विधायक रवि राणा ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पिछले 2.5 साल से ठाकरे सरकार राजनीतिक आरक्षण नहीं दे सकी। भाजपा शिंदे सरकार द्वारा उचित कार्रवाई के कारण आरक्षण उच्चतम न्यायालय से प्राप्त किया गया, ऐसी प्रतिक्रिया भी इस दौरान राणा ने दी। ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळालं पाहिजे या संदर्भात महाविकास आघाडी जे उद्धव ठाकरेंची जी सरकार होती ती पूर्ण फेल्युअर झाली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने जो आज ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षणाचा निर्णय दिला त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे मनापासून आम्ही आभार व्यक्त करतो। आणि आता राजकीय आरक्षणामुळे ओबीसींना इलेक्शन लढता येईल, सगळ्या इलेक्शनमध्ये भाग घेता येईल आणि सगळ्यात मोठा ओबीसीला हा जो न्याय मिळालेला आहे, कुठेतरी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे ओबीसी समाजाला लाभी पडलेले आहे, यांची सरकार लाभी पडली आहे। जे 2.5 वर्षामध्ये उद्धव ठाकरेंची सरकार महाविकास आघाडी करू शकली नाही, एकनाथ शिंदेजी आणि देवेंद्र फडणवीसची सरकारने सुप्रीम कोर्टामध्ये फॉलोअप करून ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळवून दिलं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे की गिरफ्तारी के बाद विधायक रवि राणा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पांडे पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि संजय पांडे ने अवैध संपत्ति अर्जित की थी, ऐसे में उन पर कार्रवाई तो होनी ही थी। विधायक रवि राणा ने कहा कि संजय पांडे ने हनुमान चालीसा को लेकर मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए थे, उनके पापों का घड़ा भर गया तो अब कार्रवाई हुई है। इस दौरान रवि राणा ने संजय राउत, अनिल परब और अमरावती के पुलिस आयुक्त आरती सिंह पर आने वाले समय में कार्रवाई होने की बात कही। स्टेशन मध्ये घंटो बसवल्या जाते, या सगळ्या पापाचा घडा खऱ्या अर्थानं संजय पांडेंचा भरला होता आणि आज आम्हाला खऱ्या अर्थानं न्याय ईडीच्या माध्यमातून मिळालेला आहे। ज्या पद्धतीनं अनिल परब वर ईडीची चौकशी सुरू आहे, येणाऱ्या काळामध्ये अनिल परब सुद्धा जेलमध्ये जातील, संजय राऊत हे सुद्धा जेलमध्ये जातील आणि ज्याप्रमाणे अनुग्रह स्टॉक एक्सचेंजच्या माध्यमातून संजय पांडेजींनी त्या घोटाळ्याला सपोर्ट करण्याचं काम केलं, त्या डायरेक्टरच्या माध्यमातून जे संजय पांडेसोबत लेनदेन झालं, अमरावतीच्या सीपी आरती सिंग यांना सुद्धा संजय पांडेंनी पत्र पाठवलं आणि जे लाभार्थी होते ज्यांची फसवणूक झाली अनुग्रह स्टॉक एक्सचेंजमध्ये, त्यांनी जेव्हा तक्रार दिली पोलीस स्टेशनमध्ये तेव्हा आरती सिंगनी कुठलाही गुन्हा दाखल केला नाही आणि त्या स्टॉक एक्सचेंजचे डायरेक्टर आरती सिंगला भेटले, तिथे सुद्धा लेनदेन झालं। त्याच्यावर सुद्धा आरती सिंग भविष्यामध्ये अमरावती सीपी त्या सुद्धा अरेस्ट केल्या जाईल, त्याच्यावर ईडीची कारवाई केल्या जाईल आणि आज ज्या खऱ्या अर्थानं या ठिकाणी संजय पांडेवर कारवाई झाली आहे, याचा संकेत आहे की चुकीच्या प्रकारचे ऑफेन्स दाखल करणं, पॉवरचा दुरुपयोग करणं आणि घोटाळेबाजांना संरक्षण देणं, जे अधिकारी किंवा जे राजकीय नेते काम करतील त्याला निपक्षपणे ईडीच्या माध्यमातून जांच करून गजाआड टाकल्या जाईल, अशा प्रकारचा संकेत, एक संदेश ईडीने खऱ्या अर्थानं सत्यमेव जयतेचा दिलाय। अमरावती शहर में अतिक्रमण के खिलाफ मनपा प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। बारिश की वजह से कार्रवाई रोकी गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
अतिक्रमण की कार्रवाई से छोटे व्यापारियों में खासा रोष है। हालांकि ये अभियान बढ़ते अतिक्रमण को रोकने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। ये कार्रवाई बुधवार सुबह चित्रा चौक से शुरू की गई है। शहर के इतवारा बाजार में भी अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इससे पहले राजकमल चौक से जयस्तंभ चौक मार्ग पर अतिक्रमण विभाग के माध्यम से अतिक्रमण हटाया गया, जिसके बाद बापट चौक लाइब्रेरी मार्ग पर अतिक्रमण की कार्रवाई की गई। इस क्षेत्र में व्यापारियों ने सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण कर लिया था। 2 दिन पहले सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने मनपा की बैठक में अतिक्रमण के बारे में पूछा था। उसके बाद से अतिक्रमण हटाने व अवैध निर्माणों को गिराने की कार्रवाई तेज हो गई है। अमरावती शहर की 1,54,000 संपत्तियों को देखते हुए मनपा की संपत्ति कर से होने वाली आय फिलहाल सिर्फ 46 करोड़ ही है। इसीलिए मनपा आयुक्त मनपा की आमदनी बढ़ाना चाहते हैं। मनपा आयुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर ने मनपा की आमदनी 200 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। अमरावती शहर में संपत्ति की तुलना में मनपा को कर से प्राप्त होने वाला राजस्व बहुत कम है। इसीलिए शहर में संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन का काम शुरू हो गया है। इतना ही नहीं, मनपा ने व्यावसायिक परिसर की दुकानों के मालिकों से किराया वसूलने की भी पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि ये काम ठप पड़ा है क्योंकि सरकार ने फिलहाल इस संबंध में कोई फैसला नहीं दिया है। साथ ही मनपा को बाजार और अन्य विभाग से आय प्राप्त होती है। इससे हर साल मनपा को कम से कम 200 करोड़ रुपए मिलेंगे। मनपा आयुक्त ने बताया है कि उनका मुख्य लक्ष्य मनपा की आमदनी बढ़ाना है। अगर मनपा की आय बढ़ती है तो शहर के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इसीलिए वर्तमान में मनपा विभिन्न विकास कार्यों और परियोजनाओं को शुरू करने पर जोर दे रही है। आने वाले समय में शहर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, फिशरीज हब, मल्टीप्लेक्स आदि शुरू किया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार द्वारा इस बार स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा उपक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत सभी संस्थान और घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए। इसके लिए अमरावती में प्रशासन ने नागरिकों से आगे आने की अपील की है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सभी इस बार विशेष उपक्रम शुरू किया गया है। मनपा आयुक्त डॉक्टर सीमा नेताम एवं शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अब्दुल राजिक ने श्री संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक सभागार में विशेष बैठक की। इस दौरान बताया गया कि हर घर तिरंगा उपक्रम ये सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है, जिसे सभी विद्यालयों द्वारा लागू किया जाना चाहिए। उपायुक्त डॉक्टर नेताम ने सभी नागरिकों से अपील की कि वे हर घर तिरंगा गतिविधि में घरों, कार्यालयों और प्रतिष्ठानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए आगे आए। उपायुक्त डॉक्टर नेताम ने प्राध्यापकों को हर घर तिरंगा, कोविड टीकाकरण और महामारी से बचाव के लिए बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में मार्गदर्शन किया। जनसंपर्क अधिकारी भूषण पुसतकर ने इस बैठक में हर घर तिरंगा को लेकर वीडियो प्रेजेंटेशन दिया। राष्ट्रीय गौरव और जागरूकता के अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिए। माता पिता को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को समर्पित विशेष बैठकें, शिविर, सेमिनार आयोजित करें। सोशल मीडिया पर हैशटैग हर घर तिरंगा के तहत फोटो अपलोड किया जा सकता है। साथ ही अपने राज्य, जिला, स्कूल का जिक्र करते हुए फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करें। माझा जिथे संपर्क येतो त्या प्रत्येक घटकाला मी झेंडा लावण्यासाठी प्रोत्साहित करेन आणि आपण असा जो वर्ग आहे की त्याचं कोण नाही ऐकत। मी एक विद्यार्थी आहे, मला माहित आहे की मुख्याध्यापकाची काय असतं, म्हणजे मुख्याध्यापक काय करू शकतो, कारण की बरेचदा म्हणजे मुख्याध्यापकाचं अस्तित्व मी पाहिलेलं आहे। विद्यार्थी जर सगळ्यात जास्त कोणाचं ऐकत असेल तो त्याचा शिक्षकाचा ऐकतो आणि शिक्षक जर कोणाचं ऐकत असेल तर इथल्या बसलेल्याचा ऐकतो। त्याच्यामुळे माझी तुमच्याकडनं सगळ्यात मोठी अपेक्षा आहे की हा जो उपक्रम आहे हा यशस्वी करावा। याच्या संदर्भातील ध्वजसंहिता जी आम्ही एक थोड़ा तुम्हारा दाखवतो, ध्वजसंहिता दाखवने लगे। अच्छी बारिश होने से सभी जल स्रोत भर चुके हैं और हरियाली भी बढ़ गई है। ऐसे में नदी और तालाब के किनारे लोगों की भारी भीड़ जुट रही है। लेकिन इस दौरान छोटी सी भी लापरवाही बड़े हादसे को निमंत्रण दे सकता है।
लगातार हुई बारिश के बाद सभी नदी और जलाशय भर गए हैं। पानी और हरियाली से आसपास का दृश्य काफी मनमोहक लग रहा है। ऐसे में वर्ग अपने दोस्तों के साथ घूमने पहुंच रहा है। अमरावती के बिजलीलैंड परिसर में बोरी प्रकल्प के पास भी बड़ी संख्या में लोग घूमने के लिए आ रहे हैं, लेकिन इस दौरान कुछ लापरवाही करते हुए दिखे। खासकर सेल्फी के लिए तो कुछ युवा अपनी जान तक जोखिम में डाल रहे हैं। इसीलिए युवाओं से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। अमरावती जिले में भारी बारिश के कारण जिले के अधिकांश बांध के दरवाजे खोल दिए गए हैं। इनसे नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके चलते नदी किनारे के गांव में सतर्कता बरतने की अपील की गई है। अमरावती जिले के अपर वर्धा, पूर्णा, सपन, चंद्रभागा, शाहनूर, लोअर वर्धा बांधों के गेट भारी बारिश के कारण खोल दिए गए हैं। अचलपुर तहसील में सापन, चंद्रभागा, शाहनूर जलाशय के संचालन और जल संग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश के कारण जल संग्रहण बढ़ रहा है और पानी छोड़ा जा रहा है। शाहपुर, चंद्रभागा, सपन नदियां उफान पर है और नदियों के किनारे के गांवों को अलर्ट किया गया है। शनिवार, रविवार और सोमवार को लगातार हो रही बारिश के कारण बांध के दरवाजे खोले जा रहे हैं। मेलघाट के शाहनूर जलाशय क्षेत्र और गांव में शनिवार से एक समान बारिश हो रही है। शाहनूर नदी उफान पर होने के कारण वागदोह, अड़गांव, अंजनगांव, सुरजी, कुम्हार गांव, चिंचोली, रहीमापुर आदि गांव के निवासियों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। सापन नदी परियोजना के जल संग्रहण क्षेत्र में बारिश के कारण जलाशय का स्तर बढ़ रहा है, जिसके चलते इस बांध के 4 दरवाजे खोले गए हैं और पानी छोड़ा जा रहा है। चंद्रभागा मध्यम परियोजना के 3 गेट खोल दिए गए हैं। चांदूर बाजार तहसील में पूर्णा के सभी द्वार, मोर्शी तालुका में ऊपरी वर्धा बांध की उसी तरह खोल दिए गए हैं। चारगढ़ बांध भी उफान पर है। अमरावती में लगातार बारिश हो रही है। शहर में बहने वाली नाले भी उफान पर है। इसमें शमशान घाट के पास बने बच्चे के घाट की सुरक्षा दीवार नाले में पानी भर जाने से ढह गई। मांग की गई है कि इस दीवार का निर्माण जल्द से जल्द किया जाए। अमरावती शहर में पिछले 3-4 दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिससे शहर से होकर बहने वाले अंबा नाले का जलस्तर काफी बढ़ गया है। नाले के पानी से शमशान घाट के पास स्थित बच्चों को दफनाए जाने वाले कब्रिस्तान की सुरक्षा दीवार गिर गई। सुरक्षा दीवार टूटी होने से कुत्तों व अन्य जानवरों के कब्रिस्तान में घुसकर गड्ढे खोदने की आशंका है। नगर निगम की स्थायी समिति के पूर्व अध्यक्ष मिलिंद बांबल ने मांग की है कि टूटी सुरक्षा दीवार का निर्माण तत्काल कराया जाए। नगर आयुक्त प्रवीण आष्टीकर को इस संदर्भ में उन्होंने एक निवेदन दिया। आपण पाहता हे लहान मुलांचं हिंदू स्मशानभूमी आहे आणि या हिंदू स्मशानभूमीला एक भिंत होती, सुरक्षा भिंत। हे सुरक्षा भिंत असल्यामुळे कुत्रे वगैरे आत जाऊ शकत नाही, पण पावसामुळे हे सुरक्षा भिंत पूर्ण पडली असून आता जेव्हा इथे लहान मुलांचे मृतदेह दफन केले जाते किंवा मृतांचे दफन इथे केले जाते, ते त्यांना आता त्यांच्या प्रताची अवहेलना होऊ शकते, कारण की कुत्रे आतमध्ये जाऊ शकतात, अन्य प्राणी जाऊ शकतात आणि हे प्रतांची अवहेलना थांबावी यासाठी प्रशासनाने तात्काळ लक्ष देऊन महानगरपालिकेने सुरक्षा भिंत बांधावी, अन्यथा आम्ही सर्व नागरिक यासाठी तीव्र आंदोलन केल्याशिवाय राहणार नाही। अमरावती जिले में एक और लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं, तो वहीं मेलघाट क्षेत्र के नमस्कारी गांव में ग्रामीणों को अभी भी पेयजल के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र अभी भी पानी के लिए संघर्ष कर रहा है। पर्याप्त और स्थायी व्यवस्था नहीं होने से यहाँ लोगों को टैंकर के सहारे अपनी जरूरत पूरी करनी पड़ती है। लगातार बारिश की वजह से मेलघाट के नमस्कारी गांव को जोड़ने वाले सड़क पर पानी भरने से गांव का संपर्क टूट गया था, जिससे ग्रामीणों को पेयजल के लिए संघर्ष करना पड़ा। हालांकि बाढ़ का पानी कम होने पर गांव में जब टैंकर पहुंची तो लोगों की प्यास बुझ सकी। पानी के लिए टैंकर के पास ग्रामीण की भीड़ यहाँ की स्थिति को दर्शा रही है।
अमरावती जिले के अचलपुर तहसील के अंबाडा काडली के नागरिकों को लोक निर्माण विभाग की लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। विभाग द्वारा गांव में पुल का निर्माण पूरा नहीं करने पर नागरिकों ने रोष जताया है। अंबाडा कांडली में लोक निर्माण विभाग द्वारा चल रहे पुल का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ है। सड़क निर्माण भी उसी लोक निर्माण विभाग की ओर से चल रहा है। इस कार्य में अनियमितता पाई गई है। लगभग 2 से 3 माह में पुल व सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। राज्य और पुल निर्माण का कार्य अलग अलग ठेकेदार के पास है। उन्होंने काम अधूरा छोड़ा है। अब स्कूलों की शुरुआत हो चुकी है। वही पानी के कारण परतवाड़ा अचलपुर आने वाले छात्रों का स्कूल कॉलेज से कनेक्शन टूट गया है। इस मुद्दे पर जल्द से जल्द समाधान किया जाना चाहिए, ऐसी मांग की जा रही है। अन्यथा राज्य सरकार और लोक निर्माण विभाग का विरोध किया जाएगा, ऐसी चेतावनी गाँव के नागरिकों ने दी है। अमरावती जिले की तिवसा पुलिस ने 7 गायों को जीवन दान दिया है। इन गायों को कत्ल खाने ले जाया जा रहा था, लेकिन पुलिस ने गायों को बचा लिया। महाराष्ट्र में जहां गो हत्या पर प्रतिबंध है, वहीं नागपुर अमरावती हाईवे से गोवंश की बड़े पैमाने पर तस्करी होती है। प्रशासन इस मामले को लेकर गंभीर नहीं दिख रहा है। बुधवार सुबह करीब 10 बजे पुलिस को सूचना मिली कि अमरावती नागपुर रोड पर तलेगांव ठाकुर के पास एक पिकअप गाड़ी में मवेशियों को अवैध रूप से ले जाया जा रहा है। इस आधार पर तिवसा थाने के दस्ते ने कार्रवाई की। इस गाड़ी से 7 जीवित गाय और एक मृत गाय के बछड़े सहित कुल 8 जानवर थे। तंग रस्सियों से इन जानवरों के गले और पैर बांधे हुए थे। इन मवेशियों को गुरुकुंज मोजरी स्थित गौशाला भेजकर उनकी जान बचाई गई। अमरावती विधायक रवि राणा ने एक बार फिर जरूरतमंदों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। जरूरतमंदों को उनकी तरफ से घर के ऊपर की तिरपाल वितरित किए गए और छात्रों को स्कूल की किताबें और नोटबुक वितरित की गई। धूप हो या बारिश, विधायक रवि राणा जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा दौड़ पड़ते हैं। बरसात के मौसम में गरीब नागरिकों की घरों की छतें उड़ जाती हैं और नागरिकों का रहना मुश्किल हो जाता है। नागरिकों को रात जाग कर निकालनी पड़ती है। यही बात को ध्यान में रखकर राणा दंपति द्वारा गरीब और जरूरतमंद परिवारों को हजारों तिरपाल बांटने का निर्णय लिया गया। बुधवार से इसकी शुरुआत कर दी गई। विधायक रवि राणा और सांसद नवनीत राणा के साथ उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंद लोगों को प्लास्टिक तिरपाल वितरित किए। विधायक रवि राणा ने घोषणा की कि बरसात के मौसम में जिनको भी जरूरत हो उनको मुफ्त प्लास्टिक तिरपाल दिया जाएगा। साथ ही कहा कि मदद के लिए हाथ बढ़ाना पड़ता है। जरूरतमंद छात्रों को स्कूल की किताबें और नोटबुक भी बांटे। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती।